हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 25 नंबर धारा को पूरा किया था, जिसमें संचालक के साथ साथ बहुत से लोगों को उसमें कवर किया गया था। जो भी व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है, चाहे वो काउंटर में बैठा है व्यक्ति आपसे पैसा ले रहा है, या आपके घर में आकर के आपसे पैसा ले रहा है, उसके बदले में भले आपको रसीद दे रहा है, लेकिन पैसा आपने जिसके हाथ में दिया उस व्यक्ति को भी उसमें घेरा गया था। आगे देख लेते हैं 26 नंबर धारा क्या कहती है कि जो व्यक्ति 10 नंबर धारा का उल्लंघन करेगा उसके लिए क्या सजा दी गई है। सबसे पहले अब देख लें 10 नंबर धारा। अब याद भी नहीं है क्या था 10 नंबर धारा में, पहले के वीडियो अगर आप पीछे चल के देखेंगे तो पूरा डिटेल में पता चलेगा। शॉर्ट में देख लेते हैं कि 10 नंबर धारा में क्या दिया हुआ है। 10 नंबर धारा में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के आने के बाद, यानी वर्ष 2019 में जिस भी तिथि को यह अधिनियम लागू किया गया, उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत काम करता है, यानी अनियमित जमा योजना या नियमित जो अनियमित अनियमित तो चलिए ये आपको घोषित करेंगे, पहले तो आप नियमित जमा योजना चलाएंगे ना। तो जो भी पैसा लेन देन, पैसे का लेन देन कर रहा है या पैसा लेकर के कोई सेवा प्रदान कर रहा है लोगों को, किसी भी रूप में आप पैसा ले रहे हैं, उसके बदले में आप कुछ दे रहे हैं, कुछ फायदा दे रहे हैं, तो ऐसे लोग इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी विभाग बनाया गया है या जो भी अधिकारी को नियुक्त किया गया है, उसको पहले तो आप फॉर्म वॉर्म भर के, जिस भी आपकी हर एक राज्य में व्यवस्था बनाई गई है कि फॉर्म भरना है, मेल करना है या पत्र लिखना है, जो भी करना है वहां पे तय किया गया है, अपने लोकल में पता करके उसी प्रकार से अधिकारी को सूचित करें कि मैंने ये काम शुरू किया है। और ये सूचना मिलते ही यदि अधिकारी को लगता है कि ये अनियमित जमा योजना है, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो आपसे किसी भी तरीके से के प्रश्न पूछ सकता है, आपसे कोई भी दस्तावेज मांग सकता है। आपको वो उनको दस्तावेज देने पड़ेंगे, आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ये हम ऐसे ऐसे पेमेंट करेंगे, हमारा सब कुछ क्लियर है, हम कहीं कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो वापस आ जाते हैं हमारी उसी धारा में। इसमें दिया हुआ है धारा 10 में कि धारा 10 का उल्लंघन करने पर, धारा 10 में यानी क्या बोला गया है कि आप जब कोई कंपनी खोलते हैं या आप किसी भी तरीके का लेन देन शुरू करते हैं कि आज से मैं लोगों से पैसा लूंगा और लोगों को ये सेवा दूंगा या लोगों को ये सामान दूंगा या तो लोगों को यही पैसा ब्याज के साथ वापस करूंगा, ऐसी कोई भी आप योजनाएं निकालते हैं तो इसके लिए अधिकारी को सूचित करना है। यदि अधिकारी को सूचित नहीं करते हैं तो ये धारा 10 का उल्लंघन माना जाएगा। तो जो भी व्यक्ति धारा 10 का उल्लंघन करेगा उसको 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिकारी को सूचना देने में असफल रहता है, या सूचना दे तो दी उसने कि मैं ये कंपनी खोल रहा हूं, लेकिन उपधारा 2 के अंतर्गत अगर उस अधिकारी ने कोई कागज पेश करने को कहा या आपसे कोई प्रश्न किया, आपसे कोई जानकारी मांगी, आपसे कोई दस्तावेज मांगा, वो दस्तावेज देने में, वो जानकारी देने में आप असफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर 5 लाख तक के जुर्माने का आदेश पारित किया जा सकता है। ये हिंदी में दिया हुआ है धारा 26। ये लिखा हुआ है धारा 10 के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई भी धारा 10 की उपधारा 1 के तहत आवश्यक सूचना देने में विफल रहता है या उस धारा की उपधारा 2 के तहत आवश्यक किसी भी तरह के बयान, सूचना या विवरण को प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कि बढ़ाया जा सकता है 5 लाख रुपए तक। यानी जुर्माना वो कितना भी ले सकते हैं, 5 लाख से ऊपर नहीं ले सकते हैं। ये यहाँ प्रावधान किया। इसके बाद ये देख लेते हैं, इसमें तो क्या बोलते हैं साथियों, 21-22 के मामले को एक बार समझना पड़ेगा कि जा सकता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी तो एक तरीके से उन्होंने योजना निकाली थी, भुगतान नहीं होगा उसका, उसकी जांच बैठाई जा सकती है कि ये पैसा कहाँ गया। और इसमें इनसे दसों बार हमने प्रश्न पूछे पर किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये अधिकारी को बोला जा सकता है कि आप प्रश्न करें इनसे। यदि उसके बाद भी ये जो वहां उस दिन बैठा था, ये प्रमोटर, अकाउंटेंट, आपका कैशियर, ये सब जवाब देने में असमर्थ है, तो इनके ऊपर भी जुर्माना लगाना चाहिए। अपनी जेब से भरो 5 लाख रुपए।
15,000 करोड़ जब आतंकवादियों को भेजे थे, 5 लाख तो अपने लिए निकाल के रखा होगा ना तुमने। प्रयास करेंगे साथियों उसको जितने ज्यादा अधिनियमों के अंतर्गत लाना विशेष रूप से सही होगा, उतने अधिनियमों के अंतर्गत उस मामले को लाया जाएगा। तो चलिए साथियों 27 नंबर धारा देख लेते हैं, ये क्या कहती है। धारा 27 में कह रहे हैं अपराधों को संज्ञान में लाना। इसमें लिखा गया है कि धारा 4 में बताई गई चीजें उन पे ये कार्रवाई स्वयं कर सकते हैं, बाकी अन्य किसी के भी ऊपर ये लोग कोई भी संज्ञान नहीं ले सकते हैं जब तक कि कोई रेगुलेटर इनसे शिकायत नहीं करता। रेगुलेटर कौन है? जो पैसा जमा कर रहा है, क्योंकि जो पैसा जमा कर रहा है जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो शिकायत तो वही करेगा ना, कंपनी चलाने वाला तो कभी शिकायत नहीं करेगा। फिर आगे लिखा गया है कि ये धारा और धारा 4 में जो कुछ भी लिखा गया है ये ऐसे डिपॉजिट टेकर यानी ऐसे जमा लेने वाले पैसे लेने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं लागू होगा जो एक कंपनी चला रहा है। यानी कंपनी के ऊपर तो कार्रवाई ये करेंगे ही करेंगे, उसमें किसी की शिकायत का इंतजार ना करें। और धारा 4 में भी एक बार देख लें क्या दिया हुआ है। ये है साथियों धारा 4, एक बार देख लेते हैं इसको भी। 4 नंबर धारा भी देख लीजिए साथियों। 4 नंबर धारा में लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति पैसा लेता है और वादा करता है कि मैं इतने समय बाद आपको इस पैसे के बदले में ये सेवा प्रदान करूंगा या मैं आपको इतने लाभ के साथ ये पेमेंट वापस कर दूंगा, ऐसा व्यक्ति पैसा लौटाने के समय में अगर ना नुकुर करता है या किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है तो उसके विरोध में कार्रवाई होगी उस व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा आपने यहाँ पे देख लिया था, ये अंत में ये जो हमने ये पढ़ा है 27 नंबर धारा, इसमें लिखा हुआ है जो ये 4 नंबर धारा का उल्लंघन करता है एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा जिसकी भी शिकायत करता है, कोई भी जमाकर्ता ने शिकायत की आपके यहाँ पर आके, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। बाकी ऐसे आप जा करके एक एक के घर में जाकर के नहीं पूछेंगे कि पैसा मिला नहीं मिला, पैसा दिया नहीं दिया। यानी कि समझिए इस बात को, यानी धारा 4 में जिनकी बात की गई है उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा, जिसके खिलाफ शिकायत हो रही है उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा, और कंपनी का कोई मामला है तो उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा। कंपनी के समय पे ये चीजें नहीं चलेंगी। कंपनी में यानी कंपनी में ये नहीं चलेंगी का तात्पर्य ये है कि जब भी किसी के साथ कुछ गलत होगा वो व्यक्ति आपको आकर के शिकायत करेगा तो उस व्यक्ति को पेमेंट कराना आपका काम है। धारा 4 का जब उल्लंघन होगा, किसी को पेमेंट नहीं मिलेगी, वो व्यक्ति विशेष आएगा शिकायत करेगा, आप उसकी दर्ज करेंगे शिकायत और कार्रवाई करेंगे। दूसरा, कंपनी में आपको इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी में लाखों लोग जुड़े होते हैं, कंपनी में लाखों लोग जमा करता होते हैं। एक व्यक्ति ने अगर आपके यहाँ शिकायत कर दी तो ये आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति को जो समस्या हो रही है उस कंपनी के लाखों जमाकर्ताओं को समस्या हो रही है। तो इसमें आप स्वयं जो है संज्ञान ले सकते हैं कि आप सबको पेमेंट करो, अपना डाटा दो हमको, डाटा में कितने लोग आपके जमा करता है सबको पेमेंट करो। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति विशेष के मामले में जब तक वो व्यक्ति विशेष शिकायत नहीं करता है तब तक जो है कोई भी प्राधिकारी ये यहाँ पर कार्यवाही नहीं करेगा। ये धारा 27 में दिया हुआ है। धारा 4 में निहित कुछ भी होने के बावजूद कोई भी नामित न्यायालय नियामक द्वारा की गई शिकायत के अलावा उस धारा के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। यानी धारा 4 में जो अपराध दिया गया है कि भाई पेमेंट मतलब जब मैच्योरिटी का समय आता है या भुगतान का समय आता है तो अगला व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है तो नामित न्यायालय खुद जाकर के उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि जमाकर्ता शिकायत नहीं करता। शिकायत करने के बाद संज्ञान लेगा, किंतु बशर्ते कि धारा 4 और इस धारा के प्रावधान जमा लेने वाले के संबंध में लागू नहीं होंगे जो कि एक कंपनी है। कंपनी में ये चीज लागू नहीं होगी क्योंकि कंपनी में लाखों जमा करता है, आपके पास शिकायत करे इसका आप क्यों इंतजार कर रहे हैं। इसमें आप स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।